Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to cover our next chapter number 7, Fundamental Rights. Okay, ये चैप्टर बेसिकली हमने स्टार्ट किया है एम लक्ष्मीकांत की जो 6th एडिशन की बुक है उससे। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन थिंग, जितनी भी बुक लिस्ट हैं यूपीएससी से रिलेटेड उनका सबके बारे में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर किसी को बुक लिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे देख के अपनी जो क्वेरी है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ पे कौन से पार्ट के अंदर हैं? हमारे पार्ट नंबर 3। और कौन से आर्टिकल से लेके हैं? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक जितने भी राइट्स हैं सबके सब फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गए हैं वो कहाँ से उनकी इंस्पिरेशन मिली है? वो मिली है जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो बिल ऑफ राइट्स का जो सेक्शन है वहाँ से इनकी इंस्पिरेशन ली गई थी, और उसके बाद इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को के अंदर उसको क्या किया था? अडोप्ट किया था। पार्ट 3 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड है और ये जस्टिसिएबल है। मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरे अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है या फिर मेरे को वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद कोर्ट के पास भी कुछ पावर्स हैं, अपनी रिट्स हैं, तो वो उनका यूज़ करता है। फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलेबरेट, काफ़ी एलेबरेट है देन दोज फाउंड इन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। मतलब यूएसए के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, हमारे राइट्स उनसे भी काफ़ी एलेबरेट हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है ना, अंडर आर्टिकल 32 कि आप डायरेक्ट जाके कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, फिर कोर्ट अपनी रेट क्या है ना जुडिक्शन लागू करेगा वहाँ पे। तो मतलब ये आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, और ये किसी भी बेस पे मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता। दे अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी लोगों के लिए इक्वली है। ठीक है, उनकी डिग्निटी इंडिविजुअल की और देश की यूनिटी बनाए रखने में इनका काफ़ी अहम रोल है। फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन कंट्री। अब क्या है ना, देखो कोई भी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, अब उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना चलाए और हम पे ऐसे रूल ना करने लगे। इसी वास्ते अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होता है, लाइक हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन होता है या फिर क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हनन होता है, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर कोर्ट इनसे पूछेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस वजह से ये एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखता है। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by constitution। देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ये protected by constitution which is the fundamental law of land। okay, they are fundamental also in the sense that they are more essential। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं इन किसी भी इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। इन्हीं के द्वारा हमको एजुकेशन का राइट मिलता है, वर्शिप का राइट मिलता है, मूवमेंट का राइट मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से इंसान की हर तरह की ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने राइट्स थे? 7 राइट थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और वो कौन कौन से थे? राइट टू इक्वलिटी 14 से 28 तक, फ्रीडम 19 से 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 से 24। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जिसका अगर किसी भी आर्टिकल के साथ कोई भी कमी होती है तो हम अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं कंप्लेंट करने। इसके लिए हमको कोई अपील करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी इशू है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, आप डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। क्यों हटाया गया था?
क्योंकि देखो, देश की डेवलपमेंट के लिए तरह तरह के कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है। अब मान लो कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे कोई ज़मीन है किसी इंसान की, वो बीच में आ रही है, और वो उसकी ज़रूरत किसको, गवर्नमेंट को, वो काम पूरा करने के लिए। तो अगर ये फंडामेंटल राइट रहा तो इसको क्या है ना, गवर्नमेंट नहीं ले सकती है अपने उसमें, ठीक है। तो इस वजह से इसको हटा दिया गया ताकि भाई इंडिविजुअल डायरेक्ट कोर्ट में ना जा सके और फिर कोर्ट उसको वापस वो ज़मीन ना दिलवा सके। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप उस आदमी की ज़मीन लेते हो तो जो मार्केट रेट है उसको उसी मार्केट रेट में आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंडर में, पार्ट 12 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया था। तो इस वजह से फिर कितने बचते हैं हमारे पास, केवल 6 फंडामेंटल राइट। अब देखो यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 के अंदर DPSP, ठीक है, और पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर 12 से 35 तक हैं, और ये कहाँ से बोरो किए गए, USA और फ्रांस से, मतलब वहाँ का आइडिया लेके हमने इंडिया के अंदर इनको क्या किया है ना, डाला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को हम क्या है ना, वो नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, केवल सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, नॉट टू फॉरनर्स। अब फॉरनर्स को कौन कौन से अवेलेबल नहीं है, 15, 16, 19 और 19, 29 और 30, ओके। अब ये देखो, ये एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट है। राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। इसके अंदर क्या क्या है, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ। हाँ, ये रहा आर्टिकल 14 के अंदर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि भाई सबको कानून के अनुसार इक्वल रखा जाएगा और सबको उसकी एक तरह से इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर आर्टिकल 14। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अंडर आर्टिकल 15। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वली आपको क्या करा जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, देखो टाइटल्स जैसे कि भारत रत्न हो गया, ये आप आपके नाम के आगे नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल्स हैं, केवल वही आप अपने नाम के आगे यूज़ कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 18, ओके। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम किस किस में आता है, अंडर आर्टिकल 19 से 22 तक, 19 से 22 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो राइट टू फ्रीडम है। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, असेंबली कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, किसी भी स्टेट में अपना घर बना सकते हो। ये नहीं कि भाई जहाँ पे पैदा हुए वहीं पे आपको रहना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस अंडर आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अंडर आर्टिकल 22। तो ऐसे करके ना, ये जितने भी है 32 तक हमारे 6 राइट आते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे को लगता है, अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसके अंदर कोई भी जिसका भी अगर ये सारे राइट्स का हनन होता है या फिर किसी भी एक राइट का हनन होता है, उसको उससे प्रोहिबिट किया जाता है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, मेरे को आप उनका इन्फॉर्मेंस करके दो, ठीक है, उनको लागू करके दो। तो इसके उपलक्ष्य में क्या करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट हैबियस कॉर्पस हो गया, मेंडामस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टियोररी हो गया, है ना, क्वो वारंटो हो गया अंडर आर्टिकल 32। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप पहले हाई कोर्ट में जाओगे, फिर उसके खिलाफ में फिर आप अपील करके
डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, तो ऐसा नहीं है। इसकी जो जुरिडिक्शन है वो आप डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट से भी अपना केस कर सकते हो, ठीक है। ये एपिलिएट जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो अब बात करते हैं फीचर्स क्या हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। देखो इनमें से कुछ केवल इंडियंस को ही अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जो अदर्स हैं वो फॉरनर्स को भी अवेलेबल, लीगल पर्सन लाइक कोई कॉरपोरेशन होगी या फिर कोई कंपनी, उसको भी अवेलेबल है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही हैं, इनको कोई हटा ही नहीं सकता या फिर इन पे कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट इन पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल हैं या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट, ठीक है। Thus, they strike a balance between the right of individual and those of the society, between individual liberty and social control। मतलब सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के बीच में ये एक तरह से बैलेंस बना के चलता है। और मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। देखो ये ज़्यादातर किसके अगेंस्ट में अवेलेबल होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अवेलेबल होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट में। मतलब कोई भी अपनी मनमानी चला रहा है, ठीक है, ऐसे तानाशाह बन रहा है, आपके राइट्स को दबा रहा है, तो आप उसके खिलाफ जाके कोर्ट में खड़े हो सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये मोस्टली अवेलेबल किसके हैं? अगेंस्ट ऑफ आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और इनमें से कुछ कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया या कंपनी होगी, उसके अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं आपको। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर। कुछ ये इनमें से नेगेटिव करेक्टर है कि मतलब एक तरह से अथॉरिटी के ऊपर ये लिमिटेशन लगा देती है, वाइल कुछ इनमें से पॉजिटिव नेचर है कि भाई जिनकी वजह से लोगों को कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन हो गया है ना, इस टाइप से। दे आर जस्टिसिएबल। अभी जैसे कि अंडर आर्टिकल 32 अगर किसी का वायलेशन होता है फ्रीडम ऑफ राइट का, तो वो कहाँ जा सकता है ना? वो जा सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। दे आर डिफेंडेंट एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। देखो ये आई गई लाइन कि आप डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपील के अगेंस्ट में ही वहाँ पे जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। ये सेक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ और एक्ट बना के इनको हटा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको हटाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करनी पड़ेगी। एक ऑर्डिनरी एक्ट्स के थ्रू ये नहीं हट सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना इतना आसान है नहीं, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है। देखो मैंने पिछली आई थिंक फर्स्ट और या फिर सेकंड क्लास के अंदर बताया था, जितनी भी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या स्पेशल हो, तो उनके बारे में डिफरेंसेस बताए थे। पूरा एक क्या था वो टेबल बना रखा था, तो आप प्लीज़ एक बार है ना उस चैप्टर को ज़रूर देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे की जाती है अंडर आर्टिकल 368। ओके, दे कैन बी सस्पेंडेड। देखो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। और जो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी 6 लॉ हैं, ठीक है, ये रहे, कहाँ गया, वेट, हाँ ये रहे, ठीक है, ये 6 जो राइट्स थे इनको सस्पेंड किया जा सकता है जब जो इमरजेंसी हो वो किसके बेस पे हो? ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। मतलब कोई बाहरी देश एग्रेशन दिखा रहा है या फिर वार स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे ये राइट्स हैं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरनल इमरजेंसी है उसके बेस पे इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अंडर आर्टिकल 31 देखो 31A, B, C, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी थोड़े से अटपटे से हैं, थोड़े से वास्ट हैं, तो इनको फिर दोबारा हम देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अब बात करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉगस सर्विस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट। देखो इन जो भी आर्म फोर्सेस या फिर इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए है ना कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन है। वो ये है कि इनको स्पेशली ये सब राइट्स मिलते नहीं हैं, ठीक है, इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती कि ये मतलब अपनी ड्यूटी से रिलेटेड कुछ भी किसी को नहीं बता सकते। इसके लिए पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 33 इनके ऊपर कुछ क्या है रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं।
their application can be restricted while martial law is in force in an area। मार्शल लॉ के टाइम पे क्या होता है, मिलिट्री रूल इम्पोज हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों लगाया जाता है, मान लो किसी भी स्टेट या फिर किसी भी एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेकार हो गया है और वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो उस टाइम पे मिलिट्री रूल लगाया जाता है। और उस समय पे वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है ना, सस्पेंड हो जाते हैं। और अगर ये डायरेक्ट गोली भी चला देंगे ना तो भी इनके ऊपर केस नहीं होगा, बेशक चाहे उसके अंदर कोई मर जाए। तो ये कुछ अंडर आर्टिकल 34 के अराउंड इनके पास कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, कुछ पावर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इनफोर्सेबल। जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये डायरेक्टली इनफोर्सेबल हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो हैं वो लॉ के बेस पे उनको लागू किया गया है, ठीक है। सच ए लॉ कैन बी मेड, देखो पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। और ऐसा क्यों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो समान रूप से पूरे देश के अंदर लागू होते हैं। अगर स्टेट असेंबली उसको बनाएगी, उसको लागू करेगी, तो फिर वो केवल एक स्टेट के अंदर लागू रह के हो जाएंगे, उससे देश की यूनिटी को खतरा है, वो देश की यूनिटी के खिलाफ हो जाएंगे। इस वजह से जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकेगा तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेस और लगेंगी इस चैप्टर के अंदर, फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसको भी बुक लिस्ट चाहिए इसकी यूपीएससी की, तो पूरी बुक लिस्ट एनसीईआरटीज़ हो गई या फिर जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, सारी की सारी मैंने डिटेल में कहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर कोई गलती हुई हो, कोई भी इशू हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में जाके चैनल के वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।